नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन विषय पर आज आपके साथ बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश और भारत के संबंधों पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस ने बम्बई के अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। और गांधी जी ने इसी दिन लोगों को करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही सरकार का दमन चक्र भी प्रारंभ हो गया था और फिर वो एक लंबे बृहत आंदोलन के रूप में पूरे भारतवर्ष में राजनीतिक जागरण, राजनीतिक चेतना की वृद्धि में और अंततोगत्वा स्वाधीनता की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुआ था। ऐसा हम राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस भारत छोड़ो आंदोलन का क्या स्वरूप था, क्या कार्यक्रम थे और उसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उसने किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इस क्षेत्र की जनता ने किस तरह से सहयोग किया था। छत्तीसगढ़ से भी जो उनके प्रतिनिधि थे वो अधिवेशन में भाग लेने के लिए उस बम्बई अधिवेशन में पहुंचे थे और 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा रातों रात सभी शीर्ष नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो सभी प्रतिनिधि पूर्ण जोश के साथ आंदोलन संचालित करने के लिए वापस एक क्षेत्र में रवाना हुए थे। मुंबई अधिवेशन में पहुंचे जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, डॉक्टर डी.पी. मिश्र थे, दुर्ग के श्री गुप्त थे, श्री कामस्कर थे, बिलासपुर के श्री राम गोपाल तिवारी जी थे, श्री कुंज बिहारी अग्निहोत्री थे और जो दूसरे अन्य बड़े नेता थे वो बम्बई से रवाना हुए थे। लेकिन उस समय जो सीपी की सीमा के पास मलकापुर स्थान था मध्य प्रांत का, वहाँ पर पंडित शुक्ल और अन्य नेतागणों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मलकापुर में गिरफ्तार हुए अन्य नेताओं में महंत लक्ष्मी नारायण, सेठ शिवदास डागा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल आदि थे। 9 अगस्त 1942 को रायपुर के सभी स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे थे। उसी दिन शाम को एक भारी जुलूस का आयोजन किया गया था और उसमें सम्मिलित लोगों को कंकाली पारा, ब्राह्मणपारा के पास पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था और सिटी कोतवाली के पास में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उस पर पुलिस ने हवाई फायर भी किया था। जब वो जुलूस गांधी चौक पहुंचा तब वो भीड़ जो थी सभा के रूप में तब्दील हो गई और उस समय सभा का नेतृत्व श्री त्रेतानाथ तिवारी ने किया था। 10 अगस्त 1942 को श्री रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में जो छात्रों का जुलूस था वो निकला था। शास्त्री जी गांधी चौक के पास गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब रामकृष्ण ठाकुर को तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था और इस तरह से रायपुर शहर में होने वाले आंदोलनों का नेतृत्व जो था वो यहाँ क्षेत्र की तरुणाई के हाथों में था, युवकों के हाथों में था और विद्यार्थी वर्ग ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महती भूमिका अदा की थी। बिलासपुर में भी आंदोलन के दौरान जो प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उसमें छेदीलाल सिंह, यदुरंजन प्रसाद श्रीवास्तव और चिंतामणि ओसवाल जैसे नेता शामिल थे। 15 अगस्त 1942 को श्री कालीचरण की अध्यक्षता में बिलासपुर में सभा आयोजित की गई थी और पुलिस द्वारा सभा में एकत्रित भीड़ पर लाठी चालान किया गया था। श्री कालीचरण जी गिरफ्तार कर लिए गए थे और बिलासपुर जिले में बाद में भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए श्री राजकिशोर वर्मा को डिक्टेटर नियुक्त किया गया था। जब सरकार का दमन चक्र बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तब छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भूमिगत होकर गतिविधियां संचालित करने प्रारंभ कर दिए थे। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती समारोह मनाने के लिए शहर में धारा 144 लागू थी, उसके बावजूद युवकों ने एक जुलूस निकाला था। इस तरह से धारा 144 के उल्लंघन से
का आरोप लगाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और यद्यपि वो राजनीतिक बंदी थे, लेकिन उन्हें घोर यातनाएं दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जो युवा शक्ति थी, युवक थे, वो प्रतिदिन जुलूस निकालते थे और झंडा चढ़ाते थे। और इस तरह से सभाएं और गिरफ्तारियां रोज की घटनाएं थीं। गांव-गांव तक ये आंदोलन फैल गया था और इसमें छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी सम्मिलित होती जा रही थीं। पुलिस अत्यंत पाशविक हो गई थी और उसके अत्याचार सीमा से अधिक बढ़ रहे थे। दुर्ग जिले की जनता जो थी वो करो या मरो गांधी जी का जो नारा था उससे उद्वेलित हो चुकी थी। और वहाँ के युवकों ने जो सरकारी पोस्ट ऑफिस विभाग के पोस्ट विभाग के जो लेटर बॉक्सेस थे उनको फेंक दिया था और टेलीफोन के तार वगैरह काट दिए थे। श्री रघुनंदन सिंह रैल अपने साथियों के साथ मिलकर दुर्ग जिला कचहरी में 28 अगस्त की रात को पहरेदारों को चकमा देकर कचहरी के एक भाग में आग लगा दी थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने सिंगरौल को पकड़कर घोर यातनाएं दी थी और बाद में 5 सितंबर 1942 को श्री सिंगरौल ने अपने घर के निकट स्थित नगर पालिका भवन में जसवंत सिंह ठाकुर के सहयोग से फिर से आग लगा दी थी। दफ्तर पूरी तरह जल चुका था। पुलिस ने इस कार्य के लिए सिंगरौल को दोषी बताया और उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताने और स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। अपराधियों की जानकारी देने के लिए पुलिस ने उन पर पुरस्कार रखने भी प्रारंभ कर दिए थे। श्री सिंगरौल पर पुलिस का संदेह जब बढ़ गया था तो उन्हें प्रतिदिन आतंकित किए जाने लगा था। एक दिन पुलिस द्वारा उनकी इतनी ज़्यादा पिटाई की गई थी कि वो अपनी चेतना खो दिए थे, बेहोश हो गए थे। और बाद में दूसरे दिन डॉक्टर दुबे ने उनका इलाज किया था। 12 सितंबर की रात में उन्हें फिर से भयंकर यातनाएं दी गई। अपना विरोध प्रकट करते हुए श्री सिंगरौल ने दिल्ली से आए पुलिस अधिकारी नरेंद्र सिन्हा पर आक्रमण कर दिया था। श्री सिन्हा जो पुलिस अधिकारी थे वो बेहोश हो गए थे। बाद में फिर सिंगरौल जी पर बेतों और लातों की झड़ी लग गई थी। उन्हें रायपुर जेल भेज दिया गया। धीरे धीरे इस आंदोलन की लपटें जो थीं वो कम होने लगी थीं। बाद में सिंगरौल की गिरफ्तारी फिर से हुई थी, किंतु पंडित शुक्ल के हस्तक्षेप से उन्हें रिहा कर दिया गया था। 1945 को लॉर्ड वॉवेल ने भारत के राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए एक नई योजना बनाई थी, जिसे हम वॉवेल योजना के नाम से जानते हैं। 1946 में से प्रांतों से गवर्नर का शासन समाप्त कर दिया गया और उसी दिन से पंडित रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। और पद पर आरूढ़ होने के बाद उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल किया। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ साथ भारत को विभाजन की पीड़ा भी झेलनी पड़ी थी और एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो स्वतंत्रता की सुबह जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में उत्साह और एक नई सुबह का आगाज़ हो रहा था, उसी तरह से जो सेंट्रल प्रोविंस था मध्य प्रांत और उसका जो अंग था छत्तीसगढ़ भी इसी तरह की भावनाओं से महसूस कर रहा था। और 15 अगस्त को प्रातःकाल सीपी एंड बरार के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर राजधानी के ऐतिहासिक सीताबर्डी किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। रायपुर में खाद्य मंत्री आर.के. पाटिल ने पुलिस लाइन में झंडा फहराया था। दुर्ग में श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने ध्वजारोहण कर पंडित नेहरू का संदेश जनता को सुनाया था। बिलासपुर में तत्कालीन संसदीय सचिव पंडित राम गोपाल तिवारी ने ध्वजारोहण किया था। और इस तरह से पूरे अंचल में छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया था। भारत को विभाजन की पीड़ा के साथ साथ जिस दुखद और अनचाही समस्या से जूझना पड़ा था वो थी हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भाव, एक और दूसरी रियासतों और जमींदारों की समस्या। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव हमको दृष्टिगोचर हुआ था। रायपुर में बैजनाथ पारा में हिंदी मुस्लिम दंगों के दौरान अनेक अप्रिय घटनाएं हुई थीं।
किंतु कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयत्नों और सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था। इसी तरह से बिलासपुर और दुर्ग में भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए तत्कालीन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा जो जमींदारियों का रियासतों का जो विलीनीकरण था, उसके लिए वो एक अलग विषय है और उस पर एक अलग वीडियो तैयार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी जानकारी में और वृद्धि हुई होगी। थैंक यू।